तो जैसा कि आपने देखा, किडनी जो होती है वो, इसमें आपका जैसे आप किडनी को एनाटोमिकली पढ़ना चाहें, एनाटोमी के हिसाब से पढ़ना चाहें, तो उसके लिए आप अगर इधर से जर्नी करते हैं, आप इधर से अगर देख के चलिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपका रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस मिलेगा। इस पॉइंट को पूरे को रीनल पेल्विस कहते हैं। रीनल पेल्विस के बाद आपको मेजर आपके मेजर कैल्कियस मिलते हैं, मेजर कैल्कियस मिलते हैं, उसके बाद माइनर कैल्कियस मिलते हैं। तो मेजर कैल्कियस और माइनर कैल्कियस जो होते हैं, माइनर कैल्कियस मेजर कैल्कियस की अपेक्षा थोड़े से छोटे होते हैं। अब हम अगर इसको बाहर से पढ़ने का प्रयास करें तो किडनी जो होती है वो एक कैप्सुलर मेम्ब्रेन से बाहर से इस प्रकार से, कैप्सुलर मेम्ब्रेन एक होती है उससे ये ढकी रहती है। इसको बाहर से अगर हम देखें तो इसके बाहर वाला जो एरिया होता है उसको कैप्सूल कहते हैं, और उसके जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसका ये एरिया जो आपको दिख रहा है, ये डॉटेड एरिया जो दिख रहा है, ये आपका कॉर्टेक्स कहलाता है। और कॉर्टेक्स के बाद आपका मेड्यूला, जो आपको ये कैल्कुलिस जो है, कैल्कुलिस के बाद आपको ये इस प्रकार से शेप जो एरिया दिख रहा है, ये आपका मेड्यूला कहलाता है। तो कॉर्टेक्स के बाद मेड्यूला। अब हम किडनी की अगर जो मेन इसमें आपका पार्टिकल्स जो है, किडनी में जो ब्लड को प्यूरिफाई करने वाला जो मेन पार्टिकल्स होता है उसकी अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन, आपने सुना होगा, नेफ्रॉन जो होते हैं वो जो आपका ब्लड जो होता है उसको प्यूरिफाई करते हैं और उसको फिल्टर करने का कार्य करते हैं। तो एक किडनी में, पर किडनी में, एक किडनी में आपका 10 लाख नेफ्रॉन स्थित रहते हैं पर किडनी। प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन स्थित रहते हैं। अब अगर हम नेफ्रॉन की बात करें, यहाँ पर जो किडनी है आपकी, तो किडनी में जो विशेष आपका पार्टिकल्स जो है, मेन जो आपका टॉपिक है किडनी में जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है वो आपका होता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन इसकी संरचना कैसी होती है, या फिर हम इसके स्थिति की बारे में बात करें तो नेफ्रॉन जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। नेफ्रॉन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ट्यूबिकल्स और एक होता है जक्स्टामेडुलर। नेफ्रॉन के 2 भाग हो जाते हैं। जो आपके ट्यूबिकल्स नेफ्रॉन होते हैं वो आपके अधिकांश इनका जो साइज होता है, जो शेप होता है, वो कॉर्टेक्स तक सीमित रहता है। ये आपका जो कॉर्टेक्स है, इनका जो साइज या शेप जो है वो ट्यूबिकल्स जो आपके नेफ्रॉन होते हैं उनका शेप जो कहाँ तक स्थित रहता है, आपका कॉर्टेक्स तक सीमित रहता है। और जो आपके जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, इनका शेप जो होता है, इनकी जो आकृति होती है वो ट्यूबिकल्स मेम्ब्रेन की जो आपके नेफ्रॉन होते हैं उन नेफ्रॉन की अपेक्षा ये लगभग × 5 गुना अधिक बड़े होते हैं। इनकी जो आप अभी नेफ्रॉन के बारे में जब विशेष तौर पर पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा। आप इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन भी बोल सकते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन भी आप इसको कह सकते हैं। तो जो आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन, ये 2 भाग हो जाते हैं। अब इन 2 भागों की विशेषता आपको पता होगी तो आप यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जैसे सपोज दैट यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्म आकृति में या फिर बहुत सूक्ष्म इनका जो एरिया होता है वो काफ़ी छोटा होता है, तो उस एरिया में ये कॉर्टेक्स तक जो सीमित रहते हैं वो आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। और जो आपके जो आपका जो कॉर्टेक्स है और उसके बाद जो मेड्यूला है, तो उनका जो आपने नेफ्रॉन की रचना में इस प्रकार से यू आकार का शेप देखा होगा, अभी आगे डिफाइन करेंगे। तो वो उनका जो एरिया होता है वो इस तरीके से स्थित रहता है। मतलब इधर आपका कॉर्टेक्स है और इधर आपका मेडुला।
कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों में जो नेफ्रॉन स्थित रहते हैं उनको जक्स्टा मेड्यूलर नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। और ऐसे नेफ्रॉन जिनकी संपूर्ण संरचना जो होती है वो आपकी कॉर्टेक्स तक सीमित रहती है, उनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जो आपका जो जक्स्टा मेड्यूलर नेफ्रॉन होते हैं, इनके अलावा इनकी एक विशेषता और होती है। जैसे जो जो आपके जो कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन होते हैं, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन संभवतः अधिक एक्टिव होते हैं और लगभग हर समय कार्य करते हैं, लेकिन जो जक्स्टा मेड्यूलर नेफ्रॉन होते हैं ये ऐसी स्थिति में एक्टिव होते हैं, ऐसी सिचुएशन में एक्टिव होते हैं जब जो आपके कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन है उन पर प्रेशर अधिक हो जाता है, उन पर दबाव जब अधिक हो जाता है तो जक्स्टा मेड्यूलर नेफ्रॉन जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। अब हम अगर एक नेफ्रॉन की संरचना या फिर आप जो यूरिन का उत्सर्जन है, यूरिन किस तरीके से ब्लड से बाहर होता है, ब्लड से किस तरीके से उसका फिल्ट्रेशन होता है, उस पूरे प्रोसेस को समझने का अगर प्रयास करें तो उसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी, जो मैं एक नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूँ। ये आपको एक पूरा नेफ्रॉन की संरचना है इस प्रकार से। अब हम पूरा प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये आपकी अफेरेंट आर्ट्रियोल, अफेरेंट आर्ट्रियोल जो होती हैं, आर्टरीज का एक छोटा और शाखित जब इनको कई शाखाओं में बट जाती है तो उसको अफेरेंट आर्ट्रियोल के नाम से जाना जाता है। अफेरेंट आर्ट्रियोल जो होती हैं वो आपकी रीनल आर्टरी से ब्लड को कैरी करके लेके आती हैं और उसको लाने के पश्चात ये इस प्रकार से आर्ट्रियोल जो है वो आगे जाकर के कैपिलरीज में परिवर्तित हो जाता है, बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं उनमें परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद यही आर्ट्रियोल्स जो है, ये आर्ट्रियोल्स आगे जाकर के एफेरेंट आर्ट्रियोल में परिवर्तित हो जाता है। आपको स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना है, सिर्फ ए और ई का अंतर है। तो अफेरेंट का मतलब जो लेकर आने वाली, अफेरेंट का मतलब जो लेकर के आती है और एफेरेंट का मतलब हो गया जो वहां से वापस ले जा रहे हो। तो ये अफेरेंट जो आर्टरी है आपकी, एफेरेंट आर्टरी जो है वो कुछ इस प्रकार से स्थित रहती है। जबकि ये मैं एक बना करके दिखा रहा हूँ, सिंपलीफाइड डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही गुच्छित अवस्था में रहती है, इसकी कई शाखाएं और प्रशाखाएं निकलती हैं। मैं आपको एक के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो
बहुत सारी आर्टरीज जो बटी हुई हैं, ये इसको मतलब फर्स्ट आर्टरीज के नाम से जाना जाता है, और फिर ये जब कई भागों में बट जाती है तो इसको सेकेंड आर्टरीज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जब ऐसी स्थिति बनती है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलर के नाम से जाना जाता है, और इसको कैप्स्यूल कहते हैं, ग्लोमेरुलस कैप्स्यूल। ग्लोमेरुलर कैप्सूल जो होता है वो ये आपका मेन पॉइंट है फिल्टरेशन का। जो यूरिन है, तो यूरिन का जो फिल्टरेशन होता है, टोटली फिल्टरेशन जो होता है वो आपका ग्लोमेरुलस कैप्सूल में होता है। थोड़ा सा समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो उसके बाद में क्या होता है, 3 स्टेज होती हैं जो आपका जो ब्लड होता है उसके फिल्टरेशन की। तो 3 स्टेज में ये ब्लड फिल्टरेशन होता है। पहला होता है आपका फिल्टरेशन, दूसरा होता है रीऑब्जर्वेशन, और तीसरा होता है आपका सीक्रेशन। फिल्टरेशन, रीऑब्जर्वेशन और आपका सीक्रेशन। जब ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं तो ग्लोमेरुलस जो होता है आपका, जो ग्लोमेरुलर होते हैं इसको बोमन्स कैप्सूल के नाम से भी जाना जाता है। बोमन्स कैप्सूल क्या है? बोमन्स कैप्सूल जैसा कि आपने इससे पहले भी एक नाम सुना होगा जो हमने आपको डिफाइन करके बताया था। तो जो आपका जो सिंप्लीफाइड एक तरीके से डायग्राम के माध्यम से अगर आप समझना चाहें तो बोमन्स कैप्सूल जो होता है, और इसको एक नाम से और जाना जाता है। तो उस प्रकार से अगर आप देखें तो बोमन्स कैप्सूल जो है, बोमन्स कैप्सूल में अधिकांशतः, या फिर आप ऐसा कह दीजिए कि पूरी फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है इसके बाद किसी भी जगह पर आर्ट्रियोल्स के माध्यम से ब्लड फिल्टर नहीं होता है। तो मेन जो आपका पार्टिकल्स है, मेन पार्ट जो है फिल्ट्रेशन का, वो आपका बोमन्स कैप्सूल कहा जाता है, संपुट जिसको बोलते हैं। तो बोमन्स कैप्सूल में क्या होता है, जब ब्लड आता है, आपने एक चीज और नोट करी होगी कि यहाँ पर जब आर्ट्रियोल्स, अफेरेंट आर्ट्रियोल्स जा रहा है तो इसका जो आपने स्पेस देखा है या इसका जो सरफेस देखा है वो ज्यादा है, और इस जगह पर इसका सरफेस जो है वो काफी कम है। तो इस वजह से क्या होता है, जब इधर से कोई भी ब्लड, जब इस जगह से यहाँ से कोई भी ब्लड जो होता है जब ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो जब उसका सरफेस एरिया अधिक है, उस सरफेस एरिया पे क्या होता है, ब्लड की मात्रा, ब्लड की वॉल्यूम अधिक रहेगा, और इधर आकर के जब ये कैपिलरीज से परिवर्तित होगा, कैपिलरीज से निकलने के बाद जब ये इधर पहुंचेगा तो यहाँ पर इसका सरफेस एरिया काफी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस सरफेस एरिया के कम होने से इधर जो ब्लड का प्रेशर है, जो ब्लड जो आर्ट्रियोल्स है, उस आर्ट्रियोल्स में जो ब्लड का प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली इधर जाकर के बढ़ जाएगा। या आप ऐसा समझ लीजिए, इधर से जिस प्रेशर से ब्लड आ रहा है तो आर्ट्रियोल्स में आगे उस प्रेशर के साथ जाने के लिए उतना स्पेस नहीं है, उतना सरफेस एरिया नहीं है, जिसकी वजह से अधिकांशतः ब्लड जो है उसमें से दो चीजों को छोड़ करके, पहला आपका सेल्स, पहला आपका होता है सेल्स, और दूसरा प्रोटीन। इन दो चीजों को छोड़ करके जो भी लगभग आपका 80%, मतलब अगर ब्लड आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को अगर पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, 55% आपका सेल्स रहते हैं और 45% आपका प्लाज्मा होता है। तो अब अगर यहाँ पर सेल्स को हटा दिया जाए तो 45% हमारे पास प्लाज्मा बचता है। उस प्लाज्मा में से प्रोटीन छोड़ करके, केवल प्रोटीन को छोड़ करके बाकी जो कुछ भी रहता है वो सारा का सारा, और उसमें से भी लगभग 80%, जो 80 आपका परसेंट जो भी फ्लूइड रहता है, उस फ्लूइड का
लगभग 80% जो भी रहता है वो आपका इन कैपिलरीज के माध्यम से आपका वुमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। इसको आप एक नाम से और जान सकते हैं, वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल के माध्यम में वुमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। अब आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि इस वुमेन्स कैप्सूल में जो कुछ भी आया है वो पूरा का पूरा वेस्ट नहीं है। जो कुछ भी आया है ब्लड से, जो कुछ भी प्रेशर की वजह से, अधिक प्रेशर की वजह से जो कुछ भी बाहर आया है, वुमेन्स कैप्सूल में जो कुछ भी आया है वो हमारे लिए पूरा का पूरा वेस्ट नहीं है। उसमें कुछ आपके जो भी शरीर के लिए उपयोगी तत्व होते हैं वो भी आ जाते हैं। अब वुमेन्स कैप्सूल में कुछ ब्रश टाइप की सेल्स रहती हैं जो आगे जाकर के क्या करती हैं, ये थोड़े से लूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसको हेलन ऑफ लूप कहते हैं। हेलन ऑफ लूप के नाम से जाना जाता है। और हेलन ऑफ लूप के बाद इसको हम, ये जो एरिया है हमारा, इसको हम पी, सी और टी के नाम से जानते हैं। ये एरिया होता है, इसको हम डी, सी और टी, इनकी फुल फॉर्म जो है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट। और उसके बाद ये आपका हेलन लूप, पीसीटी और डीसीटी। ब्लड प्यूरिफिकेशन का जो पहला जो प्रोसीजर है या जो पहली आपकी स्टेज है वो आपकी वुमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन के माध्यम से होती है। वुमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन पहला नंबर जो है, जो स्टेज है, पहली स्टेज जो है वो फिल्ट्रेशन है, जो वुमेन्स कैप्सूल में हो चुकी है। मतलब ब्लड से अत्यधिक तरलता, अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया है कि इसमें वेस्ट मटेरियल कितना है और जो आपका नाइट्रोजन जो भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने हैं, अभी हमें इसका कोई भी वैल्यूएशन नहीं पता है, तो हम उसको जानने का प्रयास भी नहीं करेंगे। अभी सिर्फ इतना देखना है कि जो आपका वुमेन्स कैप्सूल है उसमें जो भी तरल आया है प्रेशर की वजह से, अधिकांशतः जब प्रेशर इधर से अधिक होता है, आगे जाने के लिए जगह नहीं है, ब्लड को उतना एरिया नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कैपिलरीज होती हैं उनकी जो एंडोथेलियमी लेयर होती है, उस एंडोथेलियमी लेयर से अधिकांश तरल जो होता है, फ्लूइड जो होता है, वो आपका वुमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हो जाता है। इसको फिल्टरेट के नाम से जानते हैं। अब हमारा जो वुमेन्स कैप्सूल में या फिर पीसीटी की जगह पर जो आपका जो फिल्ट्रेशन जो भी फिल्ट्रेट है उसको हम फिल्ट्रेट के नाम से जानते हैं। जो भी तरल है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं या निस्यंद कहते हैं। तो उस निस्यंद का अब क्या होता है, आपने ये इफेरेंट जो आर्टरियोल्स देखा है, इस इफेरेंट आर्टरियोल्स की बहुत सारी शाखाएं बट जाती हैं इस जगह से। यहाँ पर भी ये कई शाखाओं में बटा हुआ है और इस जगह से ये कई शाखाओं में बट करके, और आपकी जो कलेक्टिंग डक्ट है या फिर जो हेलन ऑफ लूप है, जो आपकी ट्यूब है, इस ट्यूब के चारों तरफ इसको कवर करके स्थित रहती है। मैंने आपको सिंप्लीफाइड डायग्राम से समझाने का प्रयास किया है, ओनली वन जो आपका आर्टरियोल्स है उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो इसमें सबसे पहले हम डायग्राम के मतलब जो आपके एरो टिक हैं उनके माध्यम से बनाने का, इसके फ्लो को दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आपका जो फिल्टरेट होता है उसका फ्लो है, जो आपका फिल्टरेट है उसका फ्लो है, और इसमें जो भी सेल्स या फिर जो भी बचा हुआ तरल आ रहा है उसका फ्लो है। ये फ्लो जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। फिल्ट्रेट का फ्लो कुछ और है और आपके जो आपका जो ब्लड आ रहा है, कलेक्टिंग ब्लड जो है उसका फ्लो जो है वो कुछ और रहता है। तो यहाँ पर जो पीसीटी है, तो पीसीटी का मतलब सीधा सीधा ये है आपका प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब।
और जो आपका डीसीटी है, तो डीसीटी का मतलब है आपका डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब। प्रोक्सिमल आप नाम से ही समझ सकते हैं, प्रोक्सिमल का मतलब होता है निकटस्थ, मतलब पास की तरफ स्थित, और डिस्टल का मतलब होता है दूरस्थ, जो दूर स्थित है। तो यहाँ पर जो पीसीटी है आपका, जो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब है, उस ट्यूब में जैसे ही आपका जो फिल्टरेट है, जो आपका वुमेन्स कैप्सूल में फिल्टरेट आर्टरीज के माध्यम से आया है, वो फिल्टरेट जैसे ही आपका पीसीटी एरिया में पहुंचता है, तो उस जगह पर ये कन्वोलेंट का मतलब वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, कन्वोलेटेड जो है वो आपका एक तरीके से गुच्छित या कुंडलित अवस्था है इन ट्यूब की, जो मैंने यहाँ पर बनाने का प्रयास नहीं किया है, मैंने आपको बना करके नहीं दिखाया, इनका सरफेस बना दिया। तो यहाँ पर जो सीधा सीधा मतलब है वो यहाँ पर ये है कि जो पीसीटी है, जो आपका वुमेन्स कैप्सूल है, वुमेन्स कैप्सूल के पास में जो कुंडलित अवस्था में ट्यूब स्थित हैं या जो नलिकाएं स्थित हैं, उन नलिकाओं से जब आपका फिल्टरेट गुजरता है, तो ऐसी स्थिति में इसके पास में जो आर्टरियोल्स आता है, जो आर्टरी आती है, तो यहाँ पर ये अब आर्टरी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि ये आगे चल के जब यहाँ से इफेरेंट होती है, तो इफेरेंट के बाद ये कई शाखा प्रशाखाओं में बदल करके और फिर यहाँ तक आने के बाद ये वेन्स जो होते हैं, आपके वेनल्स जो होते हैं, उनमें परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप ऐसे समझ सकते हैं, जो जैसे ही पीसीटी में पहुंचता है, तो यहाँ पर जो भी फिल्टरेट हमारा बना है, जितना भी फिल्टरेट है, तो उसमें से लगभग 80% जो कुछ भी ऐसे पदार्थ आए हैं जिनकी शरीर को हमारी आवश्यकता है और जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं, तो वो सभी जो घुलित अवस्था में है या फिर जो भी मॉलिक्यूल अवस्था में है, तो वो सभी जैसे इलेक्ट्रोलाइट, आपके आयंस कुछ होते हैं, तो ऐसी चीजें जो हैं जिनको हमारे शरीर की आवश्यकता है, जरूरत है, वो रीऑब्जर्व हो जाते हैं, वो आपके रीऑब्जर्व हो जाते हैं। कहाँ पर? पीसीटी पर। और उसके बाद जो हेलेन लूप होता है, वो एक नेफ्रॉन जो होता है उसका लंबा भाग होता है, और ये एक ट्यूब जो होती है वो यू के आकार का, इसलिए इसको लूप बोला जाता है, क्योंकि जूम का विशेष ध्यान रखना। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो हेलेन लूप होता है, तो यहाँ पर ये लूप है वो यू के आकार की एक रचना बना रहा है, एक संरचना बना रहा है। उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस पूरे दाने निस्यंद जो है, जो भी फिल्ट्रेट है आपका, उसकी गति को थोड़ा सा डिवाइड कर दिया जाए, या फिर अधिक से अधिक जब यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आने के बाद इसका जो प्रेशर है, तो इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, थोड़ा सा समय मिल जाएगा। तो उस समय में क्या होता है, जो आपका 80% जो भी फिल्टरेट से ऑब्जर्वेशन हुआ है, जो आपका जो आवश्यक चीजें हैं, जो आपके आवश्यक मॉलिक्यूल्स जो ब्लड में छन करके आ गए थे, ग्लोमेरुलस में फिल्टरेट होकर के आ गए थे, जिनको हमारे शरीर की आवश्यकता है, वो पीसीटी वाले एरिया से 80% जो इनका हिस्सा होता है, वो जो आपका जो फिल्टरेट है उसका 80% भाग जो है वो आपका रीऑब्जर्व हो जाता है। अब बचा 20%, तो 20% में हमारा लगभग आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसी चीजें हैं जो लगभग वेस्ट मटेरियल में आ जाती हैं। उसके बाद भी अगर इसमें कुछ बचता है, तो आपका जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब है, जो आपकी दूरस्थ कुंडलित अवस्था में जो नलिकाएं स्थित रहती हैं, उन नलिकाओं के पास आकर के सीक्रेशन की स्थिति बनती है। सीक्रेशन में क्या होता है, इसमें जो भी आयंस मॉलिक्यूल स्थित रहते हैं, वो आयंस मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर जो आपका जो ग्लोमेरुलस है, जो आपका वुमेन्स कैप्सूल है, वुमेन्स कैप्सूल में अगर सपोज दैट अगर जैसे कुछ बच गया है और अधिकांशतः वो आपका नहीं आ पाया है, जो आपका जो सीक्रेट बनता है, तो उसमें अगर नहीं आ पाया है, निस्यंद में नहीं आ पाया है, तो यहाँ पर आकर के जो आपका डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब है, उनमें आकर के देखिए यहाँ पर दो प्रोसीजर होते हैं। एक प्रोसीजर क्या है, यहाँ पर जो आपकी पीसीटी है, तो उनमें से आवश्यक वस्तुओं का वेन में जाना, ये आपका कहलाता है, जिसको आप पीसीटी बोलते हैं, ठीक है। तो वेन में जाना, इसको आप ऑब्जर्वेशन कहते हैं।
ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद जो आपका ट्यूब मतलब जो आपकी जो वेन्स है और वेन से वापस आपका जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है उसमें आना, वो आपका कहलाता है सीक्रेशन। शरीर से किसी भी वस्तु का बाहर निकलना सीक्रेशन कहलाता है, और मतलब शरीर द्वारा किसी वस्तु का शरीर में पहुंचना, किसी बाहरी चीज से शरीर के किसी भी वस्तु का शरीर में पहुंचना, वो आपका ऑब्जर्वेशन, और शरीर से बाहर होना वो आपका सीक्रेशन कहलाता है। तो पीसीटी और डीसीटी में ये दोनों प्रक्रियाएं जो है वो पूरी होती हैं। ऑब्जर्वेशन सबसे पहले होता है, और उसके बाद में अगर जैसे कि सपोज दैट यहाँ से कुछ बच के आवश्यक वस्तु जो हमारे शरीर में आवश्यक, जिनकी आवश्यकता है, ऐसे मॉलिक्यूल कुछ मतलब अगर जो आपका एफेरेंट आर्टरियोल्स जो है आपके, या फिर जो बोमन्स कैप्सूल में जो आर्टरीज हैं उनसे नहीं चल पाता है, तो उसके बाद भी आपका यहाँ पर जो आपकी डिस्टल कन्वोल्यूटेड जो ट्यूब है उसमें आकर के ये इस प्रकार से इसमें इंटर कर जाता है। उसके बाद जो आपका सीक्रेट है, या फिर जो आपका एक तरीके से जो भी निस्यंद है, तो निस्यंद जो है फिल्ट्रेट जो है वो फिल्ट्रेट आगे चल करके आपका कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है, और कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो आगे चल करके आपका जो यहाँ पर जो एक तरीके से पिरामिड्स जो होते हैं, पिरामिड्स के स्टार्टिंग में, या फिर पिरामिड्स इस तरीके से जो रचनाएं स्थित रहती हैं किडनी में, जो कि हमने आपको अभी जो कैलकुलेस जो होती हैं वो उनमें अगर उनके अंतिम छोर पर ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, मतलब उनके अंतिम छोर पर ये कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो खुल जाती है, और इनमें आकर के जो पिरामिड्स होते हैं उनमें आकर के रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से आपका ये जो कलेक्टिंग डक्ट हैं आपकी, या जो यूरेथ्रा है, जो आपका यूरेटर्स हैं, यूरेटर्स के माध्यम से यूरिन ब्लैडर में, और यूरिन ब्लैडर से आपकी यूरेथ्रा के माध्यम से शरीर से बाहर हो जाता है। तो जो आपका रक्त है वो जो रक्त है, तो रक्त से जो रक्त में जो भी ऐसे पदार्थ मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होने के बाद जो ऐसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, जैसे कि आपने देखा होगा नाइट्रोजनी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं, तो प्रोटीन जो होता है या फिर जो आपका इस तरीके से जो विटामिन्स होती हैं तो वो बहुत जटिल होती हैं, तो उनका जब मेटाबॉलिज्म होता है हमारे शरीर में, जब उनका पाचन होता है कई भागों में जब वो टूटती है, तो लगभग आप ऐसे समझ लीजिए जो भी हमारे शरीर में मेन जो टॉपिक हैं या फिर जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं जो हमने भोजन करने के बाद जो प्राप्त किए हैं, जो 6 होते हैं, तो उनको लेने के बाद उनमें से अधिकांशतः हमारे शरीर में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड अधिकांशतः जो भी हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं उनमें से जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके बाद ये वेस्ट के रूप में उत्पादित होते हैं, ये वेस्ट उत्पादित होता है। तो हमारे शरीर में से इन वेस्ट को निकालने के लिए नेफ्रॉन जो होते हैं, नेफ्रॉन की ये प्रोसीजर, ये प्रक्रिया जो है वो विशेष तौर पर जो किडनी में स्थित रहते हैं उनका विशेष कार्य होता है इसी प्रकार का जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर में है, ब्लड में जो फ्लो कर रहे हैं, जो ब्लड में घूम रहे हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करना है, शरीर से बाहर निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो आपका बोमन्स कैप्सूल होता है, तो बोमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट की प्रक्रिया होती है, और उसके बाद जो आपका पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब होती हैं, उनमें से ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया होती है जो रीऑब्जर्व होता है, रीऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया होती है, मतलब यहाँ पर वही जो फ्लूइड है वो आपका यहाँ पर फिल्ट्रेट के रूप में आया, और फिल्ट्रेट के बाद जिस हमारे शरीर को जिन तत्वों की या फिर जिन मॉलिक्यूल्स की जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उनकी जो आवश्यकता थी वो हमारे शरीर ने रीऑब्जर्व कर लिया उसको, और रीऑब्जर्व करने के बाद फिर जो कुछ भी बचा, और इधर से जो प्रक्रिया है यहाँ पर जो एफेरेंट आर्टरियोल्स है वो धीरे धीरे कई शाखाओं में बट के कैपिलरीज में बटने के बाद ये बहुत आगे चल करके वेन्स में परिवर्तित हो जाती है, वेन बना लेती है, और
यहाँ पर जो आपका डीसीटी है, डीसीटी में अगर इन वेन्स में, इन कैपिलरीज में अगर कोई भी ऐसा वेस्ट मटेरियल जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक है, वो अगर बाई चांस छूट जाता है किन्हीं कारणों से, तो फिर वो पुनः आकर के जो आपका डीसीटी जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब होती हैं उनमें आकर के सीक्रेट कर देता है, और सीक्रेट करने के बाद वो कलेक्टिंग डक्ट के माध्यम से जो आपका जो किडनीज होती हैं, तो किडनी में जो भी आपका जो पिरामिड्स होते हैं उन पिरामिड्स के अंत में जाकर के खुलती हैं जाकर के ये कलेक्टिंग डक्ट्स। इस प्रकार से जैसा कि हमने आपको बताया, किडनी में लगभग 10 लाख, प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन आपके स्थित रहते हैं। तो यही प्रक्रिया, यही प्रोसीजर जो होता है वो आपके पूरे किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, उन सब में एक साथ चलती है। अब ये प्रक्रिया बाधित किन किन कारणों से हो सकती है, तो ऐसी प्रक्रिया में औषधियाँ जो होती हैं वो भी इस प्रक्रिया को बाधित कर सकती हैं, या फिर हमारे शरीर की स्थिति अधिकांशतः रात में, जो दिन की अपेक्षा रात जो होती है, तो रात में हमारे शरीर में जो यूरिन का जो उत्पादन है वो बहुत कम होता है। इस वजह से हम रात में बड़ी आसानी से सोते रहते हैं और हमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और उसके साथ में इसकी कुछ विशेष जो फैक्ट्स हैं वो बताने का प्रयास करते हैं। किडनियां जो होती हैं वो पर मिनट, नंबर 1, पर मिनट के हिसाब से, जैसे कि आप सपोज दैट हमारे शरीर में जो भी ब्लड है, तो उस ब्लड का, जैसे आप ऐसे मान लीजिए हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर जो है वो ब्लड होता है, तो 5 लीटर ब्लड का पर मिनट में ये 1/5 हिस्सा जो है वो फिल्टर करते हैं। किडनियां जो होती हैं वो 1/5 हिस्सा पर मिनट पूरा हमारे शरीर में जितना भी रक्त होगा उस रक्त का 1 मिनट में उसका 5वां हिस्सा जो है वो फिल्टर कर देती है। और अगर ऐसे ही अगर देखा जाए तो फिर जो भी हमारे शरीर में ब्लड है, तो 5 मिनट में हमारे शरीर का पूरा रक्त जो है वो एक बार फिल्टर हो जाता है। लगभग 5 मिनट में हमारे शरीर में जितना भी रक्त स्थित होता है वो किडनियां जो हैं वो हमारे शरीर के पूरे रक्त को एक बार फिल्टर कर देती हैं। लेकिन ये प्रक्रिया जो है वो दिन की अपेक्षा रात में थोड़ी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन का उत्पादन जो होता है वो थोड़ा कम होता है। दूसरा पॉइंट अगर आप बात करें तो दूसरा पॉइंट आपका, जैसे आपने देखा होगा किडनियां जो होती हैं वो एक किडनी अगर किसी व्यक्ति की खराब हो जाए तो दूसरी किडनी से कार्य करता है। तो ऐसा हो सकता है अगर किसी व्यक्ति की किडनियां दोनों खराब हैं तो ऐसी स्थिति में उसके शरीर में से मतलब उसके शरीर में किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, और वो किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति का, जो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका जिसको किडनी जो डोनेट करना चाहता है, तो उस व्यक्ति की किडनी को उसके शरीर में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और ये 99% सक्सेसफुल रहता है। ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो आपका 99% सक्सेसफुल रहता है। अब हम अगर बात करें कि अगर किसी व्यक्ति की दोनों किडनियां खराब हैं या फिर एक किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया हो रही है, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फिल्ट्रेशन आवश्यक क्यों है, क्या जरूरत है उस फिल्ट्रेशन की। तो पूरा टॉपिक जो है वो उसी बेस पर आधारित है। जैसे आपने देखा कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के बाद जो चयापचय की प्रक्रिया होती है उसके बाद बहुत सारा एक तरीके से वेस्ट मटेरियल जो होता है वो ब्लड में फ्लो करता है, उससे ब्लड का जो पीएच है वो भी प्रभावित होता है, ब्लड का जो अम्लीयता या क्षारीयता है वो भी प्रभावित होती है। तो अगर किडनियां फिल्टर नहीं करेंगी तो उस ब्लड का जो पीएच है, जो ब्लड का जो एक तरीके से अम्लीयता जो है या जो क्षारीयता है वो अम्लीयता में कन्वर्ट हो जाएगी और वो एक स्टेज से अधिक हो जाएगी। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति की दोनों किडनियां काम नहीं कर रही हैं और दोनों किडनियां ना काम करते हुए अगर उसे कोई सपोर्टिंग प्रोसेस से नहीं गुजारा जाता है, कोई सपोर्टिंग प्रोसेस अगर उसे नहीं दी जाती है तो उसकी मृत्यु हो सकती है। क्योंकि आप ऐसे समझिए जैसे ये किसी व्यक्ति की कोशिकाएं हैं,
इस तरीके से स्थित हैं, और ये आपकी कोई मतलब कैपिलरीज है। तो इस कैपिलरीज में जो ब्लड जो है वो जो फ्लो कर रहा है, जूम का ध्यान है, तो इस कैपिलरी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उस फ्लो में क्या होता है, कोई भी आवश्यक मॉलिक्यूल जो मतलब इन कोशिकाओं को आवश्यक है, इसकी जरूरत है, और इसमें से जो भी कोशिकाओं ने उपयोग किया है उसके बाद जो कोशिकाएं इसको देना चाहती हैं, तो ये हमारे शरीर का जो जो अम्लीयता या जो क्षारीयता होती है, जो ब्लड की अम्लीयता और क्षारीयता होती है, उस पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जब तक वो सामान्य नहीं होगी, अम्लीयता और क्षारीयता जब तक सामान्य नहीं होगी, तो हमारी कोशिकाओं से ना तो वेस्ट मटेरियल ब्लड में आ पाएगा और ना ही कोई भी आवश्यक मटेरियल जो है जिसकी आवश्यकता कोशिकाओं को है वो कोशिकाओं तक पहुंच पाएगी। कुछ समय बाद ऐसी स्थिति बनेगी कि ये कोशिकाएं जो हैं इनको पोषण ना मिलने की वजह से, न्यूट्रिएंट ना मिलने की वजह से इनकी मृत्यु होने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में जो नेफ्रॉन है या फिर जो किडनियां हैं वो हमारे यूरिनरी सिस्टम का या फिर हमारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है जो, तो उसका ये विशेष पॉइंट है, एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि आपने यूरेटर्स पढ़े, ब्लैडर पढ़ा और यूरेथ्रा पढ़ा, तो इनका तो सिर्फ काम ये है कि ये यूरिन को कैरी कर रहे हैं, इनका सिर्फ कार्य ये है ये यूरिन को कैरी कर रहे हैं। किडनियां जो है वो, अब यहाँ पर एक विशेष बात ये है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है इस बात पर कि ऑर्टा, जैसा कि आपने तो कहा कि ऑर्टा जो है, तो ऑर्टा से तो शुद्ध रक्त आता है, फिर इसमें वेस्ट मटेरियल कहाँ से आ गया, वेस्ट कहाँ से आ गया। शुद्ध का मतलब यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर आपने पढ़ा हो तो जो शुद्ध का मतलब है वो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित से होता है, ना कि उसमें पाए जाने वाले बहुत सारे तत्वों से। तो यहाँ पर ऑर्टा के माध्यम से जो भी ब्लड आ रहा है वो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजनेटेड है, और ऑक्सीजनेटेड होने के साथ साथ किडनी को भी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। किडनी को भी ब्लड के जो इसकी कोशिकाओं को या इसके जो भी सेल्स हैं उनको कार्य करने के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो वो किडनी जो होती है वो इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का इस्तेमाल करके, और जो आपकी रीनल वेन होती है उसके माध्यम से इसको बिना केवा में इसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर किडनी में जो भी ब्लड होता है या प्योरिफिकेशन होता है, तो नॉर्मली अगर आप देखें तो ब्लड का प्योरिफिकेशन है या फिर ब्लड का जो फिल्टरेशन है वो किडनी में होता है। तो इसलिए ये मेन आपका ऑर्गन है यूरिनरी सिस्टम का। इस प्रकार से अब लगभग मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से देखा भी होगा और समझ में भी आया होगा। तो अगर किसी प्रकार का प्रश्न या फिर आपको किसी प्रकार की इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। उसी के साथ में अगला टॉपिक जो है वो रहेगा आपका यूरिन। तो ये था यूरिन का उत्पादन, यूरिनरी सिस्टम किस प्रकार से यूरिन बनता है। हम अगले टॉपिक में देखेंगे यूरिन का क्या फंक्शन होता है या फिर उसकी क्या उसका संगठन होता है, उसके बारे में समझेंगे विस्तार से। तब तक के लिए